स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने YouTube पर NSE-JS का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ये क्लासेस 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में कराएंगे बच्चों। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से और ये एंड होगा 4 नवंबर को। इसके बीच में बच्चों हम आपके फाइनल टेस्ट लेंगे और साथ साथ में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा हम आपके 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। इसका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लानर है आपके सामने। इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां से आप इसे डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में बच्चों, इस कोर्स की सबसे खास बात है कि जो भी टॉपिक हम आपको YouTube पर पढ़ाएंगे उसके साथ एक एसोसिएटेड असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। आप असाइनमेंट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर लिंक पर जाइए, आप क्लिक करिए और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो वैसे ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लिए और असाइनमेंट को सॉल्व करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम आपको उस असाइनमेंट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। तो इंतजार मत करिए बच्चों, फटाफट से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ। तो बच्चों, आज जो चैप्टर अपन NSE-JS के लिए डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बच्चों अपन 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। The first part will deal with neural control and coordination and the second part will deal with chemical control and coordination. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जब अपन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे सो वी विल लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम, विल टॉक ऑफ ह्यूमन ब्रेन, reflex action and reflex arc, which is very very important, and then we would be able to apply the concepts and we would be in a position to solve all NSE-JS questions. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूरल सिस्टम। सो न्यूरल सिस्टम आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसा सिस्टम है विच डील्स विद नर्व्स। ये किसके साथ डील कर रहा है? नर्व्स के साथ डील कर रहा है। और ये जो न्यूरल सिस्टम है इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बच्चों वो है न्यूरॉन। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। यहां पर जब अपन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां लिख लेते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के बारे में बच्चों खास बात क्या है? जनरल कैरेक्टर्स अगर अपन न्यूरॉन के देखें तो सबसे पहले इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ये बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, लीस्ट रीजनरेटिव पावर इसके पास है। अगर कोई डैमेज हो गया तो ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता है, लीस्ट रीजनरेटिव पावर है। और सबसे खास बात, इट कैरी impulses from one part of the body to another part। तो ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स है बच्चों। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। आगे चलते बच्चों, तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सो न्यूरॉन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं बच्चों, दिस पार्ट हेड पार्ट एंड द लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट। तो जो इसका हेड पार्ट है इसको बोला जाता है साइटोन या इसको बोला जाता है सोमा बच्चों। और ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है इसको कहा जाता है एक्सॉन। और ये इसकी सारी मार्किंग्स है। तो अपन इसका खुद से एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों और फिर एनसीईआरटी के डायग्राम पर आएंगे। चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों।
सारी मार्किंग्स एक साथ करेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस एनएससी जेएस में लगभग एवरी ईयर पूछा ही जाता है। सो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बच्चों। यहां पर अब आप देखोगे यहां सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक, मार्किंग्स अगर अपन देखें अब, सो दिस इज साइटोन और सोमा एंड दिस लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। इस लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों? This long elongated part is called as axon. सबसे पहले इस साइटोन के बारे में बात करते हैं बच्चों। इस साइटोन के अंदर यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। आपने क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा। यहां पर ये ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट है, इन ग्रैन्यूल्स को बोला जाता है बच्चों निजल्स ग्रैन्यूल। ये डेंड्राइट में भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के आसपास भी प्रेजेंट है। मार्किंग सारी एक साथ करेंगे बच्चों। अब यहां पर ये जो एक्सटेंशंस यहां पर है बच्चों, दीज आर द डेंड्राइट्स। जिस पार्ट से ये डेंड्राइट्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, दे आर दी डेंड्रॉन्स। दिस इज द न्यूक्लियस। दीज ग्रैन्यूल्स आर निजल्स ग्रैन्यूल एंड देन इज द साइटोप्लाज्म। तो मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए निजल्स ग्रैन्यूल। तो ये यहां पर स्ट्रक्चर खत्म हो गया साइटोन का। अब बात करते हैं इस लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट की। दिस लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। और इस एक्सॉन के अंदर भी क्या भरा हुआ रहेगा बच्चों? साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहेगा। तो यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इस साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, अब इस एक्सॉन के ऊपर कुछ न्यूरॉन्स में इस एक्सॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों? ऐसी एक शीथ प्रेजेंट है। इस शीथ को कहा जाता है माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स। ये जो माइलिन शीथ है बच्चों, ये एक कंटिन्यूअस शीथ नहीं है, इसके बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट है एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर। मार्किंग कर लेते हैं इतनी।
So these are Schwann cells. This is myelin sheath. This is nodes of Ranvier. Schwann cells. Myelin sheath and nodes of Ranvier. ये क्लियर? अब जो एक्सॉन है इट टर्मिनेट्स इनटू ब्रांचेस और इन ब्रांचेस को क्या कहा गया है बच्चों? दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स. दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एक्सॉन. These branches are called as axon terminal. अब axon terminal के एंड पर ऐसे कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है बच्चों एंड दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब्स. इनको क्या कहा गया है? दे आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब्स. इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर बच्चों क्या भरा हुआ रहता है? यहां प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसाइकल्स. इसके अंदर यहां क्या प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसाइकल. सो दीज आर synaptic vesicle and synaptic vesicles are filled with what? These synaptic vesicles are filled with neurotransmitter. So this is the complete स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. इंपॉर्टेंट है ये पूरा पार्ट, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए. अब देखते हैं एनसीईआरटी ने जो दे रखा है बच्चों, यहीं पर सारे फंक्शंस लिख लेते हैं ताकि नोट सारे एक साथ बन जाए. डायग्राम अपन ने बना ही लिया है. तो यहां पर डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स क्या करते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स क्या करेंगे? इट विल रिसीव द इंपल्स और इट विल रिसीव द मैसेज. निसल्स ग्रैन्यूल क्या करेंगे बच्चों? निसल्स ग्रैन्यूल क्या है? इट इज मॉडिफाइड आरईआर. अगर ये मॉडिफाइड आरईआर है बच्चों तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा. सेल बॉडी न्यूक्लियस, इसी सेल बॉडी को क्या कहा गया है बच्चों? दिस सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा. न्यूक्लियस हेडक्वार्टर हो गया. श्वान सेल क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ करेगा. माइलिन शीथ क्या करेगी बच्चों? माइलिन शीथ क्या करेगी? इट इज एन इंसुलेटर and it is responsible for saltatory. It is responsible for saltatory conduction of impulse. ठीक है. एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक नॉब. साइनेप्टिक नॉब में क्या भरा हुआ है बच्चों? साइनेप्टिक नॉब में भरे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये मैसेज को आगे भेजेगा. तो अगर अपन एक एरो से देखें तो डेंड्राइट्स मैसेज लेंगे, एक्सॉन पर पास करेंगे एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये आपको एकदम क्लियर होगा. ये एक वेल लेबल्ड डायग्राम है बच्चों. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां पर आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिल जाएंगे. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज अपन देखते हैं कि न्यूरॉन जो है वो दो टाइप का है बच्चों. माइलिन शीथ के बेस पर एक तो है माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड.
माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी और नॉन माइलिनेटेड जो है उसके ऊपर जो माइलिन शीट है वो प्रेजेंट नहीं होगी। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होगा जिसके एक्सॉन पर माइलिन शीट है बच्चों, वो एरिया आपको कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। और नॉन माइलिनेटेड वाला कैसा दिखेगा? आपको ग्रे दिखेगा। तो वो एरिया ऑफ द न्यूरॉन जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, दैट मींस वहां पर माइलिन शीट नहीं है। तो डेंड्राइट के ऊपर माइलिन शीट नहीं होती तो वो ग्रे कलर का दिखेगा। एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर माइलिन शीट नहीं है, वो ग्रे कलर का दिखेगा। तो सिर्फ एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन शीट है तो वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, और अगर व्हाइट माइलिन शीट नहीं है तो वो कैसा दिखेगा? ग्रे कलर का दिखेगा। स्टार लगाकर यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे दैट माइलिनेटेड न्यूरॉन, myelinated neuron is responsible for faster conduction of impulse। एज मैसेज जो है वो क्या करेगा? कूद कूद कर आगे बढ़ेगा, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे से तीसरे। सो अगर फास्टर कंडक्शन ऑफ इंपल्स चाहिए तो आपको आपकी एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट चाहिए जो कि एक इंसुलेटर के जैसे काम करती है, और मैसेजेस जो हैं वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पर कूद कूद कर जाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है बच्चों, दैट इज दिस एरिया। This area is called as axon hillock। एक्सॉन हिलॉक वो एरिया है बच्चों जहां से एक्सॉन इमर्ज होकर बाहर निकलती है। ये वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम इवेंट्स हो रहे हैं। तो जब अपन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स देखेंगे तो वहां पर ये चीज आपको क्लैरिटी से समझ में आएगी। क्लियर है यहां तक? ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। सो दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका एक्सॉन है और ये सारे डेंड्राइट्स हैं। सो दिस इज हाउ द न्यूरॉन्स आर अरेंज इनसाइड द बॉडी। अगेन यू कैन सी nucleus, these are nodes of Ranvier। ये श्वान सेल है और ये श्वान सेल का क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी सेल बॉडी से डेंड्राइट्स और एक्सॉन कैसे इमर्ज आउट होते हैं, उसके बेसिस पर अब अपन न्यूरॉन को क्लासिफाई करेंगे बच्चों। सो वी हैव फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। सबसे अबंडेंट यही होते हैं हमारी बॉडी में, जिसका डायग्राम अभी अपन ने देखा। This is a multipolar neuron. This is the most abundant neuron of the body। ठीक है, सेकेंड जो है बाइपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर। एक है यूनिपोलर। और एक होता है एपोलर न्यूरॉन।
एपोलर न्यूरॉन तो बच्चों सिंपल है, ऐसा ये हो गया एपोलर। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में प्रेजेंट है, ह्यूमंस में ये प्रेजेंट नहीं होता। ये मल्टीपोलर है, ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं बाकी सब टाइप्स की कि ये कहां पर और किस तरीके से प्रेजेंट है। बाइपोलर न्यूरॉन न्यूरॉन कैसा होता है बच्चों, देखो ये सेल बॉडी है, सोमा, यहां से इमर्ज होएगा ऐसे डेंड्राइट, यहां से इमर्ज होगा एक्सोन। तो ये हो गया बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट कहां होता है बच्चों? बाइपोलर न्यूरॉन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है इन द रेटिना ऑफ आई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं सूडो यूनिपोलर की, उससे पहले एक बार यूनिपोलर को देख लेते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा बच्चों, ये सेल बॉडी है, यहां से एक पार्ट जो है ऐसे इमर्ज आउट हो जाएगा, दिस इज यूनिपोलर। यूनिपोलर कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? यूनिपोलर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के केस में कॉमन है। सूडो यूनिपोलर में क्या होता है बच्चों, ये सेल बॉडी है, यहां से इमर्ज हुआ एक्सॉन, एक्सॉन से इमर्ज हो जाता है एक डेंड्राइट का प्रोसेस। सेल बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, सो इट गिव्स अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, ये हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एक्सपेक्टेड रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा। तो आप यहां देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन मोस्ट कॉमन सेंसरी, ये जो डोर्सल रूट पर प्रेजेंट है, ये यूनिपोलर, ये सूडो यूनिपोलर है बच्चों, ठीक है। ये इंटर न्यूरॉन जो होता है वो मल्टीपोलर होता है, और बाकी एपोलर मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ में बाइपोलर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। न्यूरॉन का मेन काम यही है कि वो मैसेज को लेकर जाएगा एक एरिया से दूसरे एरिया पर। सो हाउ दिस मैसेज इज ट्रांसफर्ड, तो ये मैसेज जो ट्रांसफर होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होएगा, डेंड्राइट्स जो है मैसेज को रिसीव करेंगे, डेंड्राइट्स जो है मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, कहां से रिसीव कर रहे हैं बच्चों, दे आर रिसीविंग इट फ्रॉम द रिसेप्टर। इनिशियली जो न्यूरॉन मैसेज लेगा वो किससे लेगा, रिसेप्टर से लेगा। रिसेप्टर कौन होएगा बच्चों, रिसेप्टर आपकी सेंस ऑर्गन्स पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सेंस ऑर्गन पे, सेंस ऑर्गन क्या है, आपका आई है, नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर है। तो यहां से आप मैसेज को रिसीव करोगे, डेंड्राइट उस मैसेज को लेगा, डेंड्राइट मैसेज को कहां पास करेगा, डेंड्राइट मैसेज पास करेगा सेल बॉडी को। सेल बॉडी जो है मैसेज भेजेगा एक्सॉन को, एक्सॉन मैसेज भेजेगा एक्सॉन टर्मिनल के पास, और एक्सॉन टर्मिनल जो है वो यहां से क्या रिलीज करेगा बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है मैसेज फिर अपने पास वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को भेजेगा, डेंड्राइट्स
सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल, और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक मैसेज जो है वो अल्टीमेटली हमारे इफेक्टर के पास नहीं पहुंच जाता, ग्लैंड के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक ये मैसेज इसी फॉर्म में आगे कंटिन्यू होता रहेगा। किस तरीके से ये नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है बच्चों, इसको अपन डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाउ इज नर्व इंपल्स कंडक्टेड? ठीक है, तो अब यहां पर अपन कुछ डायग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन लेते हैं कि व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट फर्स्ट, तो जब न्यूरॉन रेस्ट पर है तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है बच्चों -70 MV। ठीक है, जब न्यूरॉन कुछ भी काम नहीं कर रहा, रेस्ट पर है, तो उसका पोटेंशियल है -70 MV, और इसको हम कहते हैं बच्चों RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दिस इज कॉल्ड एज द पोलराइज स्टेट ऑफ न्यूरॉन। इट इज कॉल्ड एज द पोलराइज स्टेट ऑफ न्यूरॉन। दैट मीन्स न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है, पोलराइज स्टेट में बैठा हुआ है। देखो यहां होगा क्या, इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक एक्सॉन बना दिया मैंने, ये आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन है और ये इनसाइड ऑफ न्यूरॉन है। अब आपको ये देखना है कि ये -70 MV का पोटेंशियल जो है वो मेंटेन कैसे हो रहा है, ये समझना है। तो यहां पर सबसे पहले पंप्स प्रेजेंट है, यहां पर पंप्स प्रेजेंट है। ये पंप्स क्या करेंगे बच्चों, पंप याद है अपन ने सेल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पंप वो होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, एटीपी का खर्चा पानी करते हैं। तो यहां पर एटीपी की मदद से, यहां पर एटीपी की मदद से सेल क्या कर रहा है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन क्या कर रही है, 3 सोडियम को बाहर भेज रही है और 2 पोटेशियम को अंदर ले रही है। तो यहां क्या प्रोसेस हो रहा है बच्चों, एटीपी खर्च कर कर 3 सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर लिया जा रहा है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज आप बाहर भेज रहे हो और 2 पॉजिटिव चार्ज आप अंदर ले रहे हो, तो यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बाहर की तरफ चार्ज क्या बनने लग जाएगा बच्चों, बाहर की तरफ चार्ज बनने लग जाएगा पॉजिटिव, और अंदर की तरफ चार्ज बनने लग जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब एक्सॉन के अंदर बच्चों कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहां पर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है जिनको एक्सॉन बाहर जाने नहीं देता, तो जिसकी वजह से अंदर और नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। सो यहां पर लिख लेते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स आर देयर। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि डिफ्यूजन कहां गया, वेयर इज डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन होना चाहिए। तो यहां पर जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है ना, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है इट इज वेरी लेस फॉर सोडियम एंड मोर फॉर पोटेशियम। तो एक्सॉन की इन जनरल भी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर सोडियम इज लेस एंड फॉर पोटेशियम इट इज मोर। तो यहां पर बाहर एक्यूमुलेशन सोडियम का होगा और अंदर एक्यूमुलेशन पोटेशियम का होगा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैम लीक चैनल्स भी तो होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं बच्चों, ये रे लीक चैनल्स, ये रे लीक चैनल्स, ये 3 एक कलर के बना देती हूं
और एक आपका रेड कलर का बना देती हूं। ये हो गए लीक चैनल्स। अब ये लीक चैनल्स क्या करेंगे? लीक चैनल्स जो होते हैं बच्चों, ये हमेशा खुले रहते हैं, ठीक। अब लीक चैनल्स जो है वो पोटेशियम के लिए ज्यादा है और सोडियम के लिए कम है। तो बाहर से सोडियम इतना ही आ पाएगा और यहां से पोटेशियम जो है वो ज्यादा बाहर चला जाएगा या अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो फिर बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये लीक चैनल है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीक चैनल की वजह से जो सोडियम है उसका कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा और पोटेशियम का कंसेंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा रहेगा। और इन लीक चैनल्स की मदद से पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो जितना पोटेशियम बाहर जाएगा और उतना नेगेटिव चार्ज अंदर बनेगा। और सोडियम अंदर आ रहा है तो एक ही लीक चैनल है तो ज्यादा सोडियम अंदर नहीं आएगा और उसको भी पंप के थ्रू बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस की मदद से जो न्यूरॉन का आरएमपी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 आ जाएगा। और जैसे ही -70 अटेन होगा, इट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ पोलराइज। पोलराइज स्टेट में आपको एक बात याद रखनी है कि बाहर सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और अंदर की तरफ आपका पोटेशियम होना चाहिए। तो ये हो गया पार्ट 1। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। सेकेंड स्टेट में क्या होगा? व्हेन द डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन receives signal either from receptor or न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे भी डेंड्राइट को मैसेज मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, इंटरेस्टिंग है बहुत। ठीक है, ये एक्सॉन बन गया। अगेन ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। यहां पर इस मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर कुछ चैनल्स भी प्रेजेंट है। ये है हमारा सोडियम गेटेड चैनल। दिस इज योर सोडियम गेटेड चैनल। ठीक है, अब इस सोडियम गेटेड चैनल को खुलने के लिए, इसको ओपन कराने के लिए हमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना बच्चों, उसे चेंज करना पड़ता है। और कितना चेंज होना चाहिए? -70 MV से ये हो जाए -60 MV, इतना हो जाए तो ये काम करेगा और ये ओपन हो जाएगा। अब इसको ओपन करने के लिए देखो क्या होता है। यहां पर डेंड्राइट्स ने जब मैसेज लिया, डेंड्राइट्स जब मैसेज लेते हैं बच्चों, तो डेंड्राइट्स के पास क्या प्रेजेंट है? जैसे उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज लिया, उनके पास लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं। यहां देखो, ये हमारा न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है। इस डेंड्राइट ने जैसे ही मैसेज को रिसीव किया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर से या रिसेप्टर से, तो यहां पर चैनल्स प्रेजेंट है बच्चों, यहां पर लिगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट है। सो दीज आर लिगेंड गेटेड चैनल्स। तो यहां पर जैसे ही इंपल्स, यहां पर मैसेज जब डेंड्राइट्स ने लिया फ्रॉम रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहां पर ये जो लिगेंड गेटेड चैनल है, ये लिगेंड गेटेड चैनल जो है ये ओपन हो जाएगा
और बाहर से जो सोडियम है वो अंदर जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब जैसे ही सोडियम अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बच्चों वो चेंज होगा। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, -70 MV से -65 MV, -60 MV हुआ, इतना चेंज ऑफ पोटेंशियल ठीक है, इतने चेंज ऑफ एमवी से जो सोडियम गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये सोडियम गेटेड चैनल यहां पर ओपन होगा, ये ओपन हो गया सोडियम गेटेड चैनल। सो जैसे ही ये सोडियम गेटेड चैनल यहां पर ओपन हुआ, अब क्या होगा बच्चों, बाहर से सोडियम का इनफ्लक्स होगा। बाहर से क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा। द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये चेंज इन वोल्टेज से ही ओपन हुए हैं। द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल, देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आया। जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आया, यहां पर सोडियम सोडियम हो गया। अब जो पोटेंशियल है बच्चों क्या होगा, जो -65 MV था, -60 MV था, वो धीरे धीरे लेस नेगेटिव होता चला जाएगा। -60 MV से -50 MV, -40 MV, -30 MV, 0 MV और प्लस पर जाएगा। और प्लस पर जब ये +35 MV का हो जाएगा, जब +35 MV का ये हो जाएगा, तब यहां पर आप क्या बोलोगे, दैट द एक्शन पोटेंशियल हैज बीन रीच्ड। यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल रीच हो गया और मैसेज जो है वो आगे की डायरेक्शन में शूट हो जाएगा। तो जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल +30 MV होता है, तो वी हैव रीच्ड द एक्शन पोटेंशियल एंड दिस स्टेट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। क्लियर हो गया। यहां पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इंपल्स आया, लिगेंड गेटेड चैनल खुला, लिगेंड गेटेड चैनल के खुलने से आरएमपी चेंज हुआ। आरएमपी चेंज होते ही वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि चेंज इन वोल्टेज से ओपन होता है, तो यहां पर सबसे पहले सोडियम गेटेड चैनल खुला, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल +35 MV हुआ और मैसेज आगे की तरफ शूट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। देखते हैं थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट पे क्या होगा बच्चों, रीपोलराइजेशन। अब देखो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, ये एक्सॉन है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अब यहां पर एक और स्पेशल टाइप के चैनल्स प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम गेटेड चैनल। दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम गेटेड चैनल। अभी हमारा मेम्ब्रेन किस स्टेट में है, डीपोलराइज स्टेट में है, दैट मींस +35 MV पर है। अब इसको जब सेकेंड टाइम मैसेज के लिए ये रेडी होगा, तो इसका अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV होना चाहिए, तभी ये मैसेज को रिसीव करेगा। अब -70 MV को अटेन करने के दो तरीके हैं बच्चों, या तो ये रेस्ट पे चला जाए, या तो ये रेस्ट पे चला जाए, रेस्ट पे आराम करे, पहले -70 MV के पहले 3 सोडियम बाहर निकाले, 2 पोटेशियम अंदर ले, लीक चैनल्स काम करे और आपका काम रुक जाए। मतलब आप ए लिखकर बैठ गए कि अब मेरा न्यूरॉन पहले रेस्ट पर है, वो पहले रीसेट होगा और उसके बाद काम होगा। ऐसा नहीं होता, हम कंटिन्यू एक्टिविटीज करते चले जाते हैं बच्चों। कंटिन्यू एक्टिविटी करने के लिए न्यूरॉन जो है वो अपने आप को रीपोलराइज करता है, रेस्ट की स्टेट पर नहीं जाता। और रीपोलराइजेशन की स्टेट में वो क्या करेगा,
वो अपने पोटेशियम गेटेड चैनल को खोलेगा, और पोटेशियम गेटेड का चैनल जब इसका खुलेगा तो अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम का जब इफ्लक्स होगा तो अंदर का चार्ज जो +35 MV था वो चेंज होकर किस पे आ जाएगा बच्चों, -70 MV पर आ जाएगा, जिसकी वजह से द न्यूरॉन वुड बी रेडी टू फंक्शन अगेन, मैसेज लेगा, फिर एक्शन पोटेंशियल पर आएगा, सोडियम गेटेड चैनल खुलेगा, और ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आयंस जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। आयंस एक बार जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे बच्चों तो न्यूरॉन हाथ खड़े कर देगा कि अब बस, अब आई नीड रेस्ट। फिर न्यूरॉन क्या करेगा, दिस इज द टाइम व्हेन प्रोबेबली यू स्लीप और यू कट आउट द एक्टिविटी, तो आप रेस्ट पर जाते हो, न्यूरॉन वापस से अपने आप को रीसेट करता है और वापस से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। सो देयर इज पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, एंड देन देयर इज रीपोलराइजेशन। यहां पर कुछ बच्चे अगर कोई किताब पढ़ रहे होंगे स्पेसिफिकली, तो यहां पर एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि इफ बाय चांस more potassium ions leak outside, सो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 MV की जगह -80 MV या -90 MV पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। तो इसमें आपको ज्यादा सोडियम चाहिए होंगे +35 तक अटेन करने के लिए, या फिर कई बार ड्यू टू रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ड्यू टू रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्लोराइड गेटेड चैनल्स ओपन, क्लोराइड गेटेड चैनल ओपन्स, और जैसे ही क्लोराइड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, बाहर से क्लोराइड अंदर की तरफ आएगा तो और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा, तो न्यूरॉन कैसा हो जाएगा, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा, और आप कोई काम नहीं करोगे, आराम की स्टेट में आ जाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर पोलराइजेशन बच्चों। तो यहां देखो, ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है। सो यहां पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे, बाहर अंदर की तरफ देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो अंदर जब पॉजिटिव हो गया तो इंपल्स आगे की डायरेक्शन में चल रही है, और बाहर पॉजिटिव हो गया तो ये वापस से पीछे की तरफ जाकर अपने आप को रीसेट करेगी। सो दिस इज अबाउट दी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जहां पर आपको याद रखना है देयर इज अ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड एज दी साइनैप्स। सो साइनैप्स इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, और एक और खास चीज जो आपको साइनैप्स के बारे में याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि इट इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंश्योर करेगा कि मैसेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़े, रिवर्स डायरेक्शन में ना आए। देखो साइनैप्स में होगा क्या बच्चों, बहुत सिंपल चीज है।
दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको कहा जाता है बच्चों साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाला न्यूरॉन को मैं बोल सकती हूं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जहां से इंपल्स आ रहा है, और इसको मैं बोल सकती हूं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बेसिकली इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, एक साइनेप्स बनता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, देन साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एग्जैक्टली देखो इस डायग्राम में भी यही दे रखा है। सो दिस इज अ साइनेप्टिक नॉब, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक वेसिकल्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, साइनेप्स। और मैसेज जो है इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और आगे डेंड्राइट्स उसे परसीव कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ साइनेप्स। अब न्यूरॉन जो है बच्चों कई बार एंड होगा, जैसे एक स्टार्टिंग न्यूरॉन होगा जो आपके रिसेप्टर्स से अटैच है, जो आपके सेंस ऑर्गन से अटैच्ड है। एक न्यूरॉन होगा जो अल्टीमेटली आपकी मसल से अटैच्ड होगा। तो जहां पर न्यूरॉन और मसल के बीच में कनेक्शन होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। सो ये मोटर न्यूरॉन है, ये मसल फाइबर है। ये अपन ने मसल फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर जो आता है वो मसल के रिसेप्टर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से ईआर जो है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है और ये कैल्शियम फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोटर एंड प्लेट which is also called as neuromuscular junction। ठीक है बच्चों, अब यहां से अपन मूव करते हैं टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, या फिर अपन बात करेंगे अब नर्वस सिस्टम के बारे में बच्चों। तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो अपन एक क्लासिफिकेशन बना लेते हैं इसका। नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है दो सिस्टम्स में। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी के बारे में डिटेल बात करेंगे। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, फुल फॉर्म्स लिख देती हूं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों दो चीजें आएंगी, वन वुड बी दी ब्रेन एंड दी अदर वुड बी द स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों फिर दो चीजें आती हैं,
स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होंगी वो स्पाइनल कॉर्ड से आएंगी, क्रेनियल नर्व्स जो होंगी वो ब्रेन से आएंगी। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं बच्चों वो 31 पेयर्स की होती हैं और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर में प्रेजेंट हैं। अब यहां पर ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये थ्रू नर्व्स हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि समझो आप, ये अपना नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी पेरिफेरी को कंट्रोल कर रहा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स कैसी होंगी बच्चों, क्रेनियल या स्पाइनल, इसमें से भी कुछ नर्व्स ऐसी होंगी, कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो कि सेंसरी होंगी। देयर वुड बी सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं बच्चों, सेंसरी नर्व्स जो है वो सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर आती है किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर होती है हमारे पास मोटर नर्व्स। ये क्या करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर जाएंगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पास। अब सीएनएस से मैसेज जा सकता है बच्चों मसल्स को, मैसेज जा सकता है हमारे विसरल ऑर्गन्स को। तो जब मसल्स को मैसेज जा रहा है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जब विसरल ऑर्गन्स के पास जाता है तो हम उसे कहते हैं बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट हो गया, और एक हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर अब अपना जो डिस्कशन है बच्चों वो स्टार्ट होगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से, जो कि है सीएनएस। इसके अंदर दो पार्ट्स मेनली आते हैं, वन इज द ब्रेन एंड द अदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल्स आर बॉडी, कंट्रोल्स आर बॉडी सेंट्रल। ये हमारी बॉडी को सेंट्रली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अपने को देखनी पड़ेगी बच्चों, दैट हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं बच्चों ये। तो चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, तो यहां पर दोनों बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बने हुए हैं। न्यूरॉन्स के पास रीजनरेटिव पावर नहीं होती है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड है बच्चों। और इस प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी के पास बहुत प्रॉपर डिजाइन अवेलेबल है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर कर रखते हैं। तो अपन दोनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, किस तरीके से प्रोटेक्टेड है ये। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रेन की, ये ब्रेन है, ये हमारा अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे बाहर ब्रेन के स्किन की एक थिक लेयर प्रेजेंट है बच्चों, जिसको आप स्कैल्प बोलते हो, जिसके ऊपर बाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्कैल्प प्रोटेक्ट कर रहा है सबसे पहले, मार्किंग्स एक साथ कर दूंगी। उसके बाद आता है बच्चों क्रेनियम, जिसमें बोन्स प्रेजेंट है,
स्टेप ऑफ 8 अपन ने गिनी थी, 8 बोन्स थी यहां पर। तो ये आ गया क्रेनियम, ये क्या करेगा, अपना पूरा ब्रेन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद यहां पर आती है बच्चों 3 लेयर्स, यहां पर आती हैं 3 लेयर्स, और इन 3 लेयर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। इन 3 लेयर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। मार्किंग करते हैं। स्कैल्प, क्रेनियम, 8 बोन्स प्रेजेंट है। मेनिंजेस आउटर मोस्ट, ड्यूरा मैटर, देन यू हैव एरेक्नॉइड। इसका नाम एरेक्नॉइड क्यों, क्योंकि स्पाइडर के वेब जैसा दिखता है। एंड द इनर मोस्ट इज पाया मैटर। इन तीनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है बच्चों, दीज कंबाइंडली आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, ब्रेन को कवर कर कर रखती हैं। अच्छा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में ये जो जगह है, दिस इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस स्पेस को क्या कहा गया बच्चों, सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहां पर क्या भरा हुआ है बच्चों, यहां पर भरा हुआ है सीएसएफ। सीएसएफ स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहां पर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है बच्चों, ये ब्रेन के बाहर भी प्रेजेंट है और ये ब्रेन में अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन की खाली जगह है जहां पर सीएसएफ सर्कुलेट करता है, और ये सीएसएफ जो है हमारे ब्रेन को शॉक प्रूफ बनाता है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है, इसीलिए आपको वेट ऑफ द ब्रेन कभी भी फील नहीं होगा। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। लाइकवाइज हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड है बच्चों। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। इसके बाहर भी स्किन की लेयर है पर वो बहुत थिन है। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यहां पर प्रेजेंट है एक बोन विच इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम और दी बैकबोन। ये भी अपन देख चुके हैं, 7 12 5 1 1। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ बोन विच इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद यहां पर भी 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस प्रेजेंट है बच्चों। पहला, दूसरा और तीसरा, सेम नाम है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर। ठीक है, अब यहां पर क्या भरा हुआ होगा, सीएसएफ सब एरेक्नॉइड स्पेस में, दिस इज फिल्ड विद सीएसएफ। यहां पर बस एक चीज एक्स्ट्रा जो आपको याद रखनी है, वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, और इस स्पेस को कहा जाता है एपीड्यूरल स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एपीड्यूरल स्पेस। ये वो ही एरिया है जहां पर
एनेस्थीसिया लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है अगर आपको सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करना हो, एनेस्थेटाइज करना हो, सुन करना हो, तो यहां पर एक स्पेस प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज एपिड्यूरल स्पेस. सो दिस इज हाउ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड. तो यहां देख सकते हैं हम, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए दिया हुआ है बच्चों. दिस इज एपिड्यूरल स्पेस, सब एरिक्नोइड स्पेस, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, आपका सीएसएफ भरा हुआ होगा, और ये आपकी मेनिंजेस की लेयर है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज हाउ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर प्रोटेक्टेड. यही मैं बोल रही थी वेंट्रिकल्स. सो सी, सब एरिक्नोइड स्पेस में आपका सीएसएफ प्रेजेंट है, फिर वेंट्रिकल में प्रेजेंट है. ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये लैटरल वेंट्रिकल है, ये 2 इन नंबर होता है. देन यू हैव सेकेंड वेंट्रिकल एंड यू हैव थर्ड वेंट्रिकल, एंड देन दिस गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? अब बात करते हैं इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. तो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है बच्चों. यू हैव फोर ब्रेन हियर, देन वी हैव मिड ब्रेन हियर, हिंड ब्रेन हियर. तो एक ब्रेन का क्लासिफिकेशन बना लेते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं, और फिर अपन डायग्राम से उसे कोरिलेट करेंगे. सो वी हैव ब्रेन. So brain has basically 3 parts. First is forebrain, also called as prosencephalon. Then we have midbrain, mesencephalon, and we have the last part which is the hindbrain, which is called as rhombencephalon. Forebrain के parts देखते हैं बच्चों. So we have cerebrum here, we have olfactory lobes here, we have diencephalon. इस डायनसिफ्लॉन में आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं बच्चों, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रल पेडंकल्स, या कुछ जगह क्रूरा सेरिब्राई भी लिखा रहेगा. हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. अब यहां पर डायग्राम से इसको कोरिलेट करते हैं बच्चों. सो देखो, दिस इज योर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का पार्ट है ये, और डिटेल पार्ट आगे जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे. दिस इज द मिड ब्रेन, दिस पार्ट इज योर मिड ब्रेन. देन वी हैव हिंड ब्रेन, इसमें ये पहला पार्ट पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम. सेरिबेलम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा याद रखना कि यहां पर एक ट्री के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये डिटेल डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है बच्चों. तो यहां पर सेरिब्रम है, फिर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन, सेरिबेलम, मेड्यूला. इसी को थोड़ा सा कंसाइज कर यहां पर दिखा दिया ताकि आपका जो इमेज है वो क्लियर बन जाए. हमेशा याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होगी. सो पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो है वो भी आपके
फोर ब्रेन से अटैच्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन की। विल स्टार्ट विथ फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी जिससे हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी सेरिब्रम। वाई सेरिब्रम? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है, वेल डेवलप्ड पार्ट है। अब अगर सेरिब्रम का एक क्रॉस सेक्शन काट के यहां पर देखे बच्चों, तो बाहर की तरफ आपको क्या दिखेगा? ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ क्या दिखेगा आपको? व्हाइट मैटर दिखेगा। दैट मीन्स सेरिब्रम को जब आप काट कर देखोगे तो बाहर की तरफ आपको सारे डेंड्राइट्स दिखेंगे, और एक्सॉन्स जो है वो हमेशा अंदर की तरफ एम्बेडेड होंगे। और यहां पर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों टाइप के एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, बट नंबर किसका ज्यादा है? माइलिनेटेड का नंबर ज्यादा है, इसीलिए व्हाइट मैटर। तो ब्रेन के सेरिब्रम में बाहर की तरफ ग्रे मैटर है और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में बच्चों। तो सेरिब्रम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। ये आपस में जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन जो है वो आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और पूरी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है, बिकॉज यहां पर राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़े हुए है कौन? कॉर्पस कैलोसम। अगर ऊपर से आप ब्रेन को देखोगे तो आपको एक फिजर दिखेगा, एक कट दिखेगा। आप जैसे ही उस फिजर को सेपरेट करके अंदर देखोगे तो आपको एक बैंड ऑफ टिश्यू दिखेगा, एंड दैट बैंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है बच्चों, यहां पर एक और चीज लिख लेना। जो पार्ट सेरिब्रम में बाहर की तरफ प्रेजेंट है बच्चों उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसे कहा जाता है सेरिब्रल मेड्यूला। ये रूल ही है, कॉर्टेक्स हमेशा बाहर की तरफ ही प्रेजेंट होगा। सेरिब्रम जो है बच्चों ये बहुत लार्ज पार्ट है। यहां पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के अंदर, और इन फोल्ड्स को ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट है, तो ये फोल्ड्स बेसिकली सेरिब्रम का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जितने ज्यादा ये फोल्ड्स होंगे उतने ज्यादा न्यूरॉन्स यहां पर आ पाएंगे, और उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी? इंटेलिजेंस होगी। तो इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है बच्चों? ये जो एलिवेटेड पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज गायराई, और ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसे कहा जाता है सल्काई। तो सल्काई गायराई प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ जगह पर ये जो सल्काई है ये बहुत डीप पहुंच जाते हैं, ये सल्काई जो है ये बहुत डीप पहुंच जाते हैं, और इनके इन डेप्थ एरिया तक जाने की वजह से हमारा जो सेरिब्रम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको याद होगा आपने फ्रंटल बोन देखी थी, तो फ्रंटल बोन के पीछे जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो है फ्रंटल ब्रेन। यहां पर जो है आपका वो पराइटल है, फिर यहाँ टेम्पोरल है, पीछे ऑक्सीपिटल है। तो ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ इनवैजिनेशन ऑफ दी सल्काई। ये सल्काई बहुत डीप इन्वैजिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में, हमारे सेरिब्रम में कुछ डिविजन्स बन जाते हैं, एंड दीज डिविजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज, नेमली फ्रंटल एरिया दैट इज द फ्रंटल ब्रेन, then we have parietal, then we have temporal,
and then we have occipital. So these are the divisions which are formed. So all these are the parts of your cerebrum. फ्रंटल जो है बच्चों ये आपकी मेनली इंटेलिजेंस के लिए, आपके कैलकुलेशंस के लिए, मोटर एक्टिविटीज के लिए, इन सब एक्टिविटीज में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. पैराइटल जो है बच्चों ये आपको प्रेशर, टच, टेम्परेचर, इनके लिए आपको परसेप्शन देगा. टेम्पोरल जो है ये आपको हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑक्सीपिटल जो है ये आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये फंक्शंस हो जाएंगे. यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर मार्किंग्स में क्या क्या दे रखा है. सो वी हैव प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो कि मैसेजेस भेजेगा, मोटर जो है मैसेजेस भेजेगा आपकी मसल्स को. मोटर एसोसिएशन एरिया है, ब्रोकाज एरिया है बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट है ब्रोकाज एरिया और यहां पर वर्निक्स एरिया. ये दो एरियाज यहां पर इंपॉर्टेंट है बच्चों. ब्रोका एरिया है आपकी स्पीच के लिए, वर्निक्स एरिया है आपकी स्पीच के लिए. फर्क क्या है? बिना सोचे समझे बड़बड़ा रहे हो तो ब्रोकाज एरिया है. अगर सोच समझकर लॉजिकल आंसर दे रहे हो तो वर्निक्स एरिया काम कर रहा है. तो समझकर, किसी चीज को समझकर जवाब दोगे तो वर्निक्स एरिया काम करेगा. अगर बिना समझे जवाब दे रहे हो तो कौन काम कर रहा है बच्चों? ब्रोकाज एरिया काम कर रहा है. और ये कहां प्रेजेंट है? ये आपके सेरिब्रम में प्रेजेंट है. यहां पर ऑल्फैक्टरी एरिया प्रेजेंट है जो कि आपकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहां पर बार बार आप एक वर्ड देख रहे होगे कि वर्ड आ रहा है एसोसिएशन एरिया. एसोसिएशन एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेन का बच्चों. और ये बेसिकली क्या करता है? ये आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद कर रहा है, प्लस इंटरप्रिटेशन निकालने में मदद कर रहा है. तो आप बोलते हो ना मैं सोच के जवाब दूंगा, सोच समझकर पुराने एक्सपीरियंस से, नई लर्निंग से आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पर आते हो. जैसे आपको बचपन से मैथ से डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो ये आपके दिमाग में भर गया. पर जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी, मेहनत की, अब आपकी मैथ्स अच्छी हो गई, नंबर अच्छे आने लग गए. अब आप सोचोगे यार 11th क्लास में मैथ्स लूं या ना लूं. तो ये जो सोच समझकर डिसीजन ले रहे हो कि प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस अच्छा है, या प्रीवियस अच्छा एक्सपीरियंस था, न्यू एक्सपीरियंस बैड है, तो उसके इन्वॉल्वमेंट पर जो एक प्रॉपर लॉजिकल पार्ट से आप डिसीजन ले रहे हो बच्चों, वो होता है आपके एसोसिएशन एरिया की मदद से. और ये एसोसिएशन एरिया कहां प्रेजेंट होता है? हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट है. यहां तक क्लियर हो गई बात. देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों. ये रहा फ्रंटल लोब, दिस इज योर थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला. ये दो एरियाज और है बच्चों, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला, जो हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है. हिप्पोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जो आप सब चाहते हो आपके डेवलप हो जाए, क्योंकि ये क्या स्टोर करता है? मेमोरी. ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में मदद करता है. और ये जो अमाइगडाला है ना बच्चों, ये क्या करेगा? आपके एग्रेसिव नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब अगर आप किसी चीज से डर रहे हो, अगर आपको कोई चीज परेशान करती है, तो आप परेशान, डिप्रेस होकर उस चीज से जब लड़ने का मन बनाते हो, तो ये अमाइगडाला की मदद से है. ये आपके फियर को एक्शन में या एग्रेशन में क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. तो ये इसका काम हो गया. ऑल्फैक्टरी बल्ब का काम बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये स्मेल में मदद करेगा. ये रही ऑल्फैक्टरी, ये सेरिब्रम में नीचे की तरफ दबी हुई रहती है, इसलिए विजिबल नहीं होती, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन. ठीक है, तो यहां पर ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं अपन. सेरिब्रम को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया अपन ने. अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज योर डायनसिफिलॉन. तो डायनसिफिलॉन में बच्चों क्या क्या आएगा? आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस. एपिथैलेमस जो है आपके डायनसिफिलॉन के रूफ को बनाता है, रिले सेंटर के जैसे काम करता है. यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस. थैलेमस अगेन
रिले सेंटर है, मैसेज जिसको लेगा और आगे एसोसिएशन एरिया को, ब्रेन को पास करेगा। इंपॉर्टेंट यहां पर जो है, जो आपको याद रखना है बच्चों, वो है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज रिगार्डेड एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सारी एक्टिविटीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ये हमारी बॉडी में थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर, इमोशनल सेंटर, लिम्बिक सिस्टम भी बनाता है ये, सेक्सुअल डिजायर सेंटर है ये, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके हाइपोथैलेमस के। ये देखो, ये डायग्राम दे रखा है जिसमें इन्होंने समझा रखा है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे कनेक्टेड है बच्चों, हाइपोथैलेमस से। सो हाइपोथैलेमस ही एंटीरियर पिट्यूटरी से हॉर्मोन्स को रिलीज कराता है और साथ साथ में पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो ये बनाकर हॉर्मोन्स भेजता है। तो याद रख लो, ऑल द हॉर्मोन्स secreted or released by posterior pituitary are synthesized by hypothalamus। तो यहां पर सेरिब्रम डिस्कस कर लिया, ऑल्फैक्टरी डिस्कस कर लिया, हाइपोथैलेमस डिस्कस कर लिया बच्चों, थैलेमस डिस्कस कर लिया। तो यहां पर अपना फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द मिड ब्रेन। बहुत ज्यादा डेवलप्ड पार्ट नहीं है ये, इसके चार बेसिकली दो पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पिडंकल्स या क्रूरा सेरिब्राई। तो सेरिब्रल पिडंकल्स जो है ये क्या करते हैं बच्चों, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से ज्वाइन करने का काम करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज योर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहां पर क्वाड्रिजेमिना मतलब चार है ना, तो यहां पर चार फॉलिक्यूलाई प्रेजेंट है, दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और दो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो है बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल है आई रिफ्लेक्स के लिए, आई रिफ्लेक्स, और नीचे वाले जो है इंफीरियर वो है हियरिंग रिफ्लेक्स के लिए। मतलब अगर आप देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा रहे हो तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, सुनकर अगर आपको किसी ने आवाज लगाई सुनना ऐसे, तो आपने सुनकर अगर गर्दन घुमाई तो क्या होगा, ये इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का काम है। जैसे आप रात में पढ़ रहे हो, पूरे घर की लाइट्स बंद है, एकदम से आप देखते हो कि बाहर की लाइट ऑन हो गई है ना, तो आप एकदम से देखो कि लाइट कहां से जली, तो देखने के लिए जब गर्दन घुमाई तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का काम है। और आपको रात में ऐसी आवाज आई ऐसे, तो आपने घबरा कर धीरे 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 ऐसे देखा, तो जब सुनकर आप गर्दन घुमा रहे हो तो वो किसका काम है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का काम है। और यही मेन काम है हमारे मिड ब्रेन का। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज योर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट्स है बच्चों, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज अपन पहले नोट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड रहता है, दैट हु फॉर्म्स ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को कौन बना रहा है? सो इट इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन, इट इज फॉर्म्ड बाय pons and it is formed by medulla oblongata। तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी ब्रेन स्टेम को बनाती हैं। अब देखते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में पॉन्स है, मेड्यूला है, सेरिबेलम है बच्चों। तो पॉन्स का फंक्शन अगर अपन देखें तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। इट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ये कट ऑफ करेगा किसको? इट विल कट ऑफ द इंस्पिरेटरी सेंटर, इट विल रिजल्ट इन पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की विच इज मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है बच्चों, ये आपकी बॉडी की सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, ये रेगुलेट कर रहा है ब्रीदिंग को, ये रेगुलेट कर रहा है वॉमिटिंग को, सलाइवेशन को। तो बेसिकली जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हिंड ब्रेन की लास्ट पार्ट की विच इज सेरिबेलम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आफ्टर सेरिब्रम। सेरिबेलम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों, पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये, ठीक है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्बोर वाइटे। आर्बर वाइटे क्या है बच्चों? यहां ध्यान से देखो, ये व्हाइट मैटर जो है ऐसे ग्रे मैटर में ऐसे प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज आर्बर वाइटे। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्या होगा? बैलेंस बनाना, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइन प्रिसीशन एक्टिविटीज, फाइन प्रिसीशन एक्टिविटीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। फाइन प्रिसीशन एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? फाइन प्रिसीशन एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे शर्ट के ऊपर बटन लगाना, है ना, चॉपस्टिक से खाना खाना। अपन नहीं खा सकते ना चावल, चाइनीज लोग एक एक चावल का दाना उठा लेते हैं, ये फाइन प्रिसीशन एक्टिविटी है। सुई में धागा डालना, एम्ब्रॉयडरी करना, बारीक बारीक काम करना, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है।
तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस बन रहा है तो वो किसकी वजह से बन रहा है, सेरिबेलम की वजह से बन रहा है। फाइन मोटर एक्टिविटीज जो आप सीख रहे हो वो किसकी वजह से सीख रहे हो, प्रिसीजन जिसमें बारीकियां चाहिए वो किसकी वजह से है बच्चों, वो सेरिबेलम की मदद से होता है। तो यहां पर अपन ने ब्रेन का पार्ट जो है बच्चों वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज द स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord, it is also a part of CNS. ठीक है, it mainly regulates it mainly controls regulates reflex action। इसी के ऊपर एनएससी जेएस में रिपीटेड टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। आपकी बॉडी ने एक रिस्पॉन्स शो करा टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, सो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आपने किसी गर्म फ्लेम पर हाथ लगा दिया, हाथ को विड्रॉ कर लिया, आपने पॉइंटेड चीज के ऊपर हाथ रख दिया, हैंड को विड्रॉ करा, और आपने देखा होगा अगर आप किसी न्यूरोफिजिशियन के पास गए हो तो वो आपके से पटेला एरिया पर एक हैमर से मारता है तो आपका पैर जो है आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। सो दैट इज ऑल अंडर रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, गर्म ग्लास को हाथ लगा दिया, हाथ वापस खींच लिया, कांटे पे पैर रख दिया, पैर को वापस से विड्रॉ कर लिया, ये सब किसके अंडर आता है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक पूरा पाथवे फॉलो करता है एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसी रिफ्लेक्स आर्क को अब अपन बनाएंगे बच्चों। तो यहां पर क्या होएगा, यही क्वेश्चन आया था। सो यू हैव रिसेप्टर, रिसेप्टर मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजती है इफेक्टर को। इफेक्टर मोस्ट सर्कमस्टांसेस में कौन होता है बच्चों, मसल। तो रिसेप्टर जब स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेज रहा है तो किसकी मदद से भेजेगा, इट विल सेंड द मैसेज थ्रू sensory neuron, also called as efferent neuron। spinal cord sends the message to effector or muscle through motor neuron, also called as efferent neuron। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये इंटर न्यूरॉन्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। अगर एक है तो मोनोसाइनेप्टिक होता है, और अगर एक से ज्यादा है तो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क यहां पर बनता है। सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क बच्चों, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो यहां पर देखो एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया है नी जर्क रिफ्लेक्स का, जिसमें आप अपने जो नी एरिया है वहां पर एक छोटा सा गैप होता है, वहां पर एक ट्यूब्रोसिटी होती है उस गैप में, उसको जब आप हिट करते हो तो आपका पैर जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव होता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। याद रखना बच्चों, नी जर्क जो है ये एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, और अगर एक से ज्यादा
साइनाप्स बनते हैं तो यहां पर पॉलीसाइनाप्टिक रिफ्लेक्स आर्क रहता है, बट यहां पर नी जर्क जो है वो मोनोसाइनाप्टिक है। तो आप यहां देखो, स्टिमुलस से आपने जब हिट किया तो मैसेज गया एफरेंट पाथवे से, एफरेंट पाथवे से जो यहां से न्यूरॉन जाएगा वो सेंसरी होगा, वो पहुंचा आपके डोर्सल रूट गैंग्लियन पर, मैंने बताया था जहां पर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, पहुंचा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक कि ब्लू लाइन ट्रेस करनी है बच्चों, यहां पर यहां बना मोनोसाइनेप्टिक, ये आ गया आपकी मसल के पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और पैर जो है आगे की तरफ मूव हुआ। ये हमारी क्वाड्रिसेप मसल है बच्चों, पीछे की तरफ जो प्रेजेंट होती है वो होती है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग को ये क्या करेगा, हैमस्ट्रिंग को ये करेगा इनिबिट। तो यहां पर इनिबिटरी पाथवे आया, यहां पर एक से ज्यादा न्यूरॉन है तो ये बनेगा पॉलीसाइनेप्टिक, क्योंकि जब आप क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो पैर आगे बढ़ता है, जब आप हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो पैर पीछे की तरफ आता है। आप जब नी पर हिट कर रहे हो तो दोनों ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो पैर कहां जाएगा, आगे की पीछे, है ना। तो यहां पर क्या होता है, आप क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और हैमस्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग को आप इनिबिट कर दोगे, तो इनिबिटरी पाथवे जो है वो पॉलीसाइनेप्टिक है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पाथवे है वो मोनोसाइनेप्टिक ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स आर्क है विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। ये देखो, आपने गरम फ्लेम पर हाथ लगाया, हाथ पीछे उठा, ये भी क्या होएगा, रिफ्लेक्स एक्शन है। यहां पर स्टिमुलस कौन है, हीट, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहां पर भी सेम पाथवे चलेगा बच्चों, हॉट चीज को हाथ लगाया, इंपल्स गया, किसके पास गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज को इंटरप्रेट किया, थ्रू इफरेंट पाथवे भेजा, और यहां पर आपकी जो मसल्स प्रेजेंट है आर्म में उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो उसने हाथ को पीछे की तरफ खींचा। तो मैसेज ले जाने वाला जो न्यूरॉन है दैट इज सेंसरी, और लाने वाला जो है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, मोटर। और यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज टेकिंग प्लेस। आगे चलते हैं बच्चों, अब मूव करते हैं अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर, जहां पर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, क्रेनियल नर्व्स जो है इमर्ज होती है ब्रेन से 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स जो है वो है 31 पेयर्स। ये नाम दे रखे हैं आपको, पहली है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल। वेरस स्पाइनल में इन्होंने दिया है सर्वाइकल एरिया से जो निकल रही है उनको सर्वाइकल प्लेक्सिस बोला, फिर ब्रेंकियल प्लेक्सिस बोला, थोरैसिक नर्व्स बोला, लंबार एरिया से लंबार प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस एंड कॉक्लिजियल प्लेक्सिस। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं बच्चों वो सारी ही मिक्स्ड होती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो कुछ स्पेसिफिकली सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, और कुछ जो होती है वो मिक्स टाइप की होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एक चीज जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोटर नर्व्स हैं जो मैसेज को लेकर जा रही हैं वो दो एरियाज पर जाएंगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट करेगा, वो पूरा पाथवे अपन ऑलरेडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन में समझ चुके हैं कि किस तरह से मसल फिजियोलॉजी काम करती है। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बच्चों एएनएस, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बच्चों इसके भी दो पाथवे हैं, वन इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का बच्चों अपन एक क्लासिफिकेशन देखें तो एएनएस जो है वो डिवाइडेड है इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। तो देखते हैं स्वेट ग्लैंड्स में ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पर्सपिरेशन को, ये इनिबिट करेगा। आइरिस में ये प्यूपल को डायलेट करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिंपैथेटिक विल स्लो डाउन पेरिस्टाल्सिस, ये एक्सेलरेट करेगा। सलाइवरी ग्लैंड में इनिबिट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अगेन ये इनिबिट कर रहा है, यहां पर स्टिमुलेट होगा। पैनक्रियाज में इनिबिट होगा, स्टिमुलेट होगा। लिवर में बाइल के सिक्रीशन को रोकेगा, यहां पर स्टिमुलेट होगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में रिड्यूस करेगा सिक्रीशन को, ये इंक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डिक आउटपुट को कम करेगा। जो सिंपैथेटिक है बच्चों वो हमेशा इनिबिट काम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रिलैक्स सिचुएशन में काम करेगा। तो जब आप रिलैक्स्ड हो तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है, बट जब आप काम कर रहे हो, कुछ चीज चल रही है, तो मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये जो टेबल है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। एक के याद कर लो, दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे। और एक और चीज याद रखना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक दूसरे से एंटागोनिस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ये देखो मैंने बता दिया, हार्ट रेट ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा। आर्टरीज को ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। यूरिनरी ब्लैडर को ये रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। आपको टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू रिसीव ऑल द नोट्स। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। तो यहां पर चैप्टर जो है वो खत्म होता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के, ताकि क्लैरिटी आए कि अपने को कितना चैप्टर समझ में आया है बच्चों। So Nissel's granules are made up of, so they are made up of ribosome and ER. तो इसीलिए ये modified RER है, so C आंसर राइट हो जाएगा। Fibers which transmit impulses towards the cell body, तो सेल बॉडी के पास मैसेज भेजने वाले स्ट्रक्चर्स कौन होते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। The axonal membrane is डैश टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, सो इम्परमिएबल है, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हमेशा एक्सॉन में रहेंगे और उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमेशा नेगेटिव की तरफ रखने की कोशिश करेंगे। आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस, तो यहां पर क्या होगा? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि सोडियम गेटेड चैनल खुल गया तो पोटेशियम भी वहां से निकल जाए या पोटेशियम उसके थ्रू अंदर आ जाए, तो वो चूज करेगा कि कौन अंदर आ सकता है और कौन अंदर नहीं आ सकता, तो सेलेक्टिव परमिएबल है। Which lobe of cerebral hemisphere performs voluntary motor function, तो voluntary motor functions जो है बच्चों वो फ्रंटल लोब परफॉर्म करेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू NSE-JS क्वेश्चंस। अच्छा लंबा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। Any damage or injury to particular area causes the receptor to release some chemicals which carry the signal to higher centers in the nervous system for processing and subsequent action. However, there is difference in the way in which the stimulus is received, which is related to the acuity of the detection. Fingertips are more sensitive as compared to forearm. तो fingertips पर आपको अगर कोई चीज टच करनी है तो फोरआर्म से थोड़ी टच करते हो, आप फिंगर टिप से टच करते हो। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू फोरआर्म। फॉलोइंग रीजंस फॉर द ऑब्जर्व फिनोमिना वर सजेस्टेड। द रिसेप्टिव फील्ड्स इन द फिंगर्स टिप्स आर स्मॉलर, ठीक बात है, रिसेप्टिव फील्ड जो है वो छोटी है इसीलिए ज्यादा प्रिसीशन से काम होगा। द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इन द फोरआर्म इज लेस, ये भी ठीक बात है। फोरआर्म का एरिया ज्यादा है तो यहां पर जितने रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो पर यूनिट एरिया क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज बाय रिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इन मोर इन फिंगर टिप्स, तो ये बात भी सही है बच्चों कि फिंगर जब किसी चीज को परसीव करती है तो यहां पर जो रिसेप्टर्स हैं उनकी मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, जो कि लोकल हॉर्मोन्स हैं, वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं,
तो तीनों ही बातें जो है यहां पर करेक्ट है, तो यहां ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो एनएससीजेएस ने दिया है। ओके, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू exists that there is energy required to perform chemical reaction even when a person is at rest. It is called as the basal metabolic rate, which accounts for 50 to 70% of the daily energy expenditure. Okay, choose the correct statement from the following options. Thyroid hormone decreases metabolic rate, false. ये इंक्रीज करेगा, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है वैसे। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, ट्रू। फीवर डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, फॉल्स। माल न्यूट्रिशन डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, ये बात ठीक है। ठीक है, तो फीवर मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज, फीवर जो है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा क्योंकि हीट जनरेशन हो रहा है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन बी एंड डी, ये ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During a race, Ramesh was thrown off the horse back and suffered from an injury in the frontal part of the head. तो frontal lobe में लग गई यानी forebrain में लग गई है। Upon thorough examination, Ramesh was found to have injury in the front part of the head. Which of the following can be possible outcomes of this injury? Trouble speaking properly, yes. Vernix area, Broca's area में लगी है। Inability to smell, yes. Olfactory lobe गया है। Inability to walk on a narrow path, यस, फ्रंटल लोब पर लगी है, तो लर्निंग जो है नैरो पाथ पर चलने का जो काम है वो इफेक्ट होगा। इनएबिलिटी टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, फॉल्स, क्योंकि ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर्स हो जाएंगे। A thick whitish band of semicircular nerve fiber is found bulging in the inner surface of dorsal wall of each cerebral hemisphere of mammalian brain. नेम द स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा बच्चों, कॉर्पस कैलोसम होगा। इट जॉइंस, ये क्या करता है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है, तो यहां पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, और यही अपन ने नोट्स में भी क्लियरली लिखा है। तो बच्चों यहां पर अपना चैप्टर जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अपने पूरे हो चुके हैं। किसी भी पार्ट पर अगर आपको डाउट है बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम उसे जरूर एड्रेस करेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।